Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will discuss about dissociation of water. So let's start it. अब वाटर डिसोसिएशन की बात कर लें तो हम जानते हैं कि वाटर जो है सेल्फ आयोनाइजेशन का फिनोमेना शो करता है। इनकी एक वाटर मॉलिक्यूल है तो ये डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो है ये बनाता है। ठीक है, तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरह हम लिखते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हमने पीछे एफएससी में मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो के जो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या था? वाटर था। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आयंस हैं जो बन रहे हैं इसमें। अब इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है वो है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी इसकी सिंबल है, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 लीटर के। ओके हो गया। तो अब ये के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वाटर की कंसनट्रेशन हमने अब निकालना चाहते हैं कि H2O की कंसनट्रेशन जो ब्रैकेट है ये मोलर कंसनट्रेशन को शो कर रही है। तो वाटर की कंसनट्रेशन जो H2O की कंसनट्रेशन है एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर वो होती है 55.56 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किस तरह निकाली जाती है कि 1 लीटर जो वाटर है 1 लीटर उसका वेट होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट अगर हम देखें मोलर वेट वाटर का तो वो होता है 18 ग्राम। तो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब का वेट जो है 1000 है, इसको हम वाटर के वेट के साथ मोलर वेट के साथ 18 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास 15.56 आ जाता है, जो कि वाटर की मोलर कंसनट्रेशन है। ठीक है, तो ये मोलर कंसनट्रेशन वाटर की हमारे पास आ चुकी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मोल पर लीटर लिख लें या पर डेसीमीटर क्यूब लिख लें, सेम बात है, इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय 55.56 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 55.56 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिज़ल्ट? 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई 55.56 और सिंबल जो है इधर मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई होके मोल का स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होके डेसीमीटर की पावर 6 हो जाएगी, इज इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ये आता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर की पावर 6 इज इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये दो आयंस का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को या इस फार्मूला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है इसको हम नाम लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये एक और कांस्टेंट इससे बनता है जिसको हम नाम लेते हैं KW का, यानी कि KW जो है वो बराबर होता है H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू KW की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर की पावर 6। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब KW की ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है जब वो टूटता है 1H2O मॉलिक्यूल, तो ये टूट के बनाता है एक H पॉजिटिव आयन और एक बना रहा है OH नेगेटिव आयन। तो यानी कि वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जो है वो बराबर है OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन के। तो यानी कि H पॉजिटिव की जगह हम OH नेगेटिव लिख सकते हैं, OH नेगेटिव की जगह हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव है और इसके साथ OH नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि OH और H जो है आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह भी H लिख देता हूँ। ठीक है, H पॉजिटिव मैंने लिख दिया तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब H पॉजिटिव ये H पॉजिटिव का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सेम ही रहती है, तो इसको मैं सिंपल 10⁻⁻14
14 लिख देता हूँ, मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। अब इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कट गया। तो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जो आई है वो आ जाएगी हमारे पास। जब इसका 10⁻⁻14 का स्केयर लिया तो ये 10⁻⁻7 आ जाएगा, और इसका भी स्केयर कट गया, उसकी पावर 6 से 3 आ जाएगी, तो आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर वाटर मतलब हमारे पास 55.56 मोल्स थे वाटर के, ठीक है। तो 55.56 मोल्स वाटर में से कितने वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए? ओनली एंड ओनली 10⁻⁻7, ठीक है। यानी कि 55.56 मोल वाटर अगर प्योर वाटर पड़ा हुआ है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁷ मोल वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है, और इतना वाटर डिसोसिएट हो के 10⁻⁷ मोल हमें H पॉजिटिव देता है, और 10⁻⁷ मोल हमें OH नेगेटिव देता है, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं 10⁻⁷, मसलन अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल टूट के हमें एक हाइड्रोजन आयन देता है और एक OH आयन देता है, तो 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो हमें 10⁻⁷ H मिलेंगे, और 10⁻⁷ मॉलिक्यूल OH के मिलेंगे। तो हमने H मॉलिक्यूल को कैलकुलेट किया तो 10⁻⁷ आए, OH भी 10⁻⁷ आए, तो इसका मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल टूटे हैं वो भी 10⁻⁷ मोल हैं। तो ओरिजिनल वाटर की कंसनट्रेशन थी 55.56, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी निस्बत बहुत ही कम है। तो जो अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कितने होंगे? 55.56 मोल में से 10⁻⁷ मोल डिसोसिएट कर गए हैं, तो अनडिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। 55.56 में से माइनस कर दें 10⁻⁷ को, तो इससे हमारे पास आ जाएंगे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आ जाता है 55.55। तो इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो अनडिसोसिएटेड हैं। 1 लीटर वाटर अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसके अंदर 55.55 मोल्स वाटर जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इनके H2O की फॉर्म में हैं, और 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएटेड फॉर्म में, यानी कि आयनिक फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो डिसोसिएटेड फॉर्म इस मॉलिक्यूलर फॉर्म की निस्बत बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे बात ये की जाती है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर अगर 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर आयन की फॉर्म में, इनके H पॉजिटिव की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या होता है कि वाटर डिसोसिएट कुछ इस तरह करता है कि एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और साथ OH नेगेटिव आयन देता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन जो हैं ये हमेशा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिले होते हैं। अब चूँकि जो अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयंस, तो इसलिए ये हाइड्रोजन आयन जो है ये अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल सकता है, इसलिए ये H3O पॉजिटिव भी बनाता है, H5O2 पॉजिटिव भी बनाएगा, H7O3 पॉजिटिव भी बनाएगा। इस तरह ये लार्ज नंबर ऑफ मल्टीमर्स बनाता है। मल्टीमर्स मतलब बहुत से मॉलिक्यूल जो हैं ये जुड़े होते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन को बहुत ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एक हाइड्रोजन आयन के लिए कितने चांसेस हैं कि वो वाटर के अंदर एज इंडिविजुअल आयन एग्जिस्ट करे या पार्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो है 10⁻⁻7। इसको ओरिजिनल वाटर की कंसनट्रेशन जो कि 55.56 थी उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आयन के लिए जो चांसेस हैं एज अ इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करने के वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की उसको टोटल वाटर की कंसनट्रेशन से डिवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी या चांसेस आए हैं ये बहुत ही कम है, लेस देन 1% है। इनके लेस देन 1% चांस होते हैं वाटर के हाइड्रोजन आयन के लिए कि वो इंडिविजुअल आयन के तौर पे एग्जिस्ट करें। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एज अ हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करने के चांसेस कितने होते हैं। तो हमने पीछे देखा है कि जब हम 55.56 में से जो डिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल हैं 10⁻⁷ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है कंसनट्रेशन 55.55।
तो इस 55.55 जो कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल कंसंट्रेशन से जो कि 55.56 है, तो ये आ जाता है 99.99। ठीक है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन आयन के चांसेस एज अ हाइड्रोनियम आयन और एज अ पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करने के जो चांसेस हैं वो 99% से भी ज़्यादा हैं, लेकिन एज अ इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करने के चांसेस लेस देन 1% हैं। तो इसका मतलब है कि वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन पड़े हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और वाटर की प्रॉपर्टीज़ को इतना इफेक्ट जो है वो नहीं करते। अब बुक पे आ जाएं तो बुक से हमने ये टॉपिक किया है वाटर मॉलिक्यूल एग्जिबिट अ स्लाइड बट इंपॉर्टेंट टेंडेंसी टू डिसोसिएट। ठीक है, तो इसको यहाँ से सारा पढ़ना है। इसके अंदर टेंडेंसी की बात की गई है, इसमें 1.8 × 10⁻⁹ के ये चांसेस, इतने चांसेस होते हैं कि ये एग्जिस्ट करे एज इंडिविजुअल आयन, जबकि 99% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोनियम आयन का पार्ट के तौर पे एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ वाटर, सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रैंडम लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो इधर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का बताया गया। इसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को याद करना है, इसको किस तरह कैलकुलेट किया गया ये आपने याद करना है। उसके बाद हाइड्रोजन आयन और इनकी कंसंट्रेशन कितनी है इसको याद करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो आयनिक प्रोडक्ट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसकी जो 10⁻⁻14 वैल्यू आती है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे आती है। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वैल्यू भी कम हो जाएगी और जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर की डिसोसिएशन भी बढ़ जाती है, तो आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उससे आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर कम होने पे डिसोसिएशन कम होगी, आयन्स कम होंगे और प्रोडक्ट भी कम होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।